प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब साथियों का मेरे वीडियो चैनल पर स्वागत है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब वो चाहते हैं उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए। अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने शांति के लिए तो बहुत कोशिश की है, अमित शांति के लिए। जब वो पहले टर्म में इलेक्ट हुए थे 4 साल के, उस टाइम भी उन्होंने अफगानिस्तान में चली आ रही 40 साल से लड़ाई, 20 साल तो वो सोवियत यूनियन से लड़े थे अफगान, अभी 20 साल ये अमेरिकन और नाटो फोर्सेस से लड़े थे। 40 साल और 4-5 साल उनके और भी झगड़े चलते हुए 45 साल। तो इस 45 साल के अंदर लड़ाई लगातार चलती रही। लड़ाई में क्या नुकसान ही होता है, आदमी मरते होते हैं, जख्मी होते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, किसी का टांग टूट गई, किसी हाथ टूट गया, कोई आंख से अंधा हो गया, यही होता और होता क्या लड़ाई के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी पहली टर्म में 45 साल से चली आई लड़ाई अफगानिस्तान में ख़त्म करवा दी थी। अब उन्होंने जब अब की दफ़े तो उन्होंने शुरू से ही अपनी प्रेसिडेंसी ओथ लेती, जैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन शुरू में बिगनिंग, वो तो अफगानिस्तान वाली तो एंड में थी उनकी, जब उनकी एंड ख़त्म हो रही थी 4 साल के टाइम। मगर अब की दफ़े जो उनको तजुर्बा हुआ, बहुत तजुर्बे का आदमी हुई। 4 साल का तो पहले प्रेसिडेंसी का, तो 5 साल जो थे बाइडेन साहब प्रेसिडेंट बन गए थे, उनको हरा के, तो वो शांति से नहीं बैठे, वो सोचते रहे, दिमाग काम करता रहा। अब फिर दोबारा इलेक्शन जीत गए। बहुत कम ऐसा होता है कि जब हारने के बाद कोई आदमी, अमेरिका में हमें 1 या 2 ही ऐसे वाक़या हुए हैं पहले, ऐसा कोई नहीं हुआ, तो वो फिर जीत के आ गए। तो यानी कि अब जब उनका टर्म ख़त्म होगा 4 साल को, 12 साल का उनको तजुर्बा हो गया होगा। शांति तो होनी चाहिए। तब उन्होंने जो था मई 2025 में, जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, वहाँ की औरतें बच्चों को मारा, एयरफोर्स ने, आर्मी पे एयरफोर्स पर अटैक नहीं किया, औरतों बच्चों पर अटैक किया, इंसानियत के खिलाफ है। तो उन्होंने ये मई 2025 में हुआ था, 6-7 मई की रात को उसको शांति करा दी। उसके बाद गाजा में भी 2 साल से लड़ाई चल रही थी, फरवरी, तो उन्होंने ये अभी अक्टूबर में 2025 में गाजा में भी अमन शांति करा दी। तो अमन शांति तो बड़ी अच्छा काम किया है, तो सबको ही कहना चाहिए। क्योंकि लड़ाई में क्या होता है, नुकसान ही नुकसान होता है। इंसान, अब कोई टांग टूट गई, किसी हाथ टूट गया, किसी का आँख फूट गई, किसी का कान फूट गया, चलने फिरने से मोहताज हो गया, यही होता है ना, और क्या होता लड़ाई में। अब एक लड़ाई बच गई है, यूक्रेन और रशिया और यूक्रेन की। डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं इसे भी ख़त्म कराने के लिए, कि अमन शांति आए। ये लड़ाई 2014, फरवरी 2014 में जो क्रीमिया है, उस पर रशिया ने कब्जा कर लिया था। तो वहाँ से मन मुटाव चालू हुआ। सोवियत यूनियन का हिस्सा ही होता था नहीं यूक्रेन, और यूरोपियन कंट्री है। रशिया भी आधा तो नहीं कहना चाहिए कि 1/3 देयर रशियन है, रशिया जो है वो भी यूरोपियन कंट्री है। तो ये लड़ाई यूरोपियन है। अभी कुछ दिन पहले उसको बुलाया था ट्रंप साहब ने, रशिया के प्रेसिडेंट को, अलास्का में, और बड़ा ठंडा इलाका। पहले तो अलास्का रशियन टेरिटरी थी ना, जार के ज़माने में जो भेज दिया था उन्होंने अमेरिका को।
वहाँ बुलाया था, मुलाकात हुई, प्यार मोहब्बत हुई, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मगर लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। तो अब इसका बेस क्या है यूक्रेन और रशिया का? दोनों ही ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री हैं। एक कैथोलिक होती है, एक ऑर्थोडॉक्स होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट होते हैं, एक ये जो है ऑर्थोडॉक्स है क्रिश्चियन। तो मजहब की तो है नहीं लड़ाई है। फिर किस बात की लड़ाई है? लड़ाई है भाषा की, लैंग्वेज। क्योंकि जो इसका यूक्रेन का दोनबास और लुहांस्क सल, ये इलाका जो है ये रशियन स्पीकिंग है। तो लैंग्वेज इज माइटर देन द रिलीजन एंड नेशन। भाषा और देश से ज़्यादा मजबूत होती है। भाषा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो वहाँ जो है यूक्रेन के जिस इलाके में 40% इलाका जो है वो है वहाँ की आबादी और रशियन लैंग्वेज स्पीकिंग। तो सीधी सी बात कर रहे हैं भाई, उस टाइम तो जल्दबाजी में हुआ। जो रशियन स्पीकिंग आदमी हमसे हमारे साथ मिलना चाहते हैं, हम उन्हें मिलाना चाहते हैं। जब दो मिलना चाहते हैं तो फिर झगड़ा किस बात का? जो यूक्रेन की लैंग्वेज है वो आप स्पीकिंग आप रखो, हमें कोई लेना देना ही है। तो ये जो था कॉन्फ्लिक्ट जो था, पहले तो लोकल वहाँ के जो आदमी थे डोनबास के, वो जो डोनबास रीजन है रशिया के साथ लगा देखो, और सब रशियन स्पीकिंग आदमी है, लैंग्वेज उनकी रशियन है। तो उनका कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ यूक्रेनियन स्पीकिंग लैंग्वेज वालों से। और यूक्रेन की गवर्नमेंट जो थी यूक्रेनियन की थी, मेजोरिटी उनकी थी। तो सब चीज़ों को मेजोरिटी से नहीं, माइनॉरिटी से नहीं नापा जा सकता। तो आस्ता आस्ता अब रशिया ने उनकी मदद की। भाई अपने आदमी, अपनी लैंग्वेज है उनकी, तो मदद तो करनी थी। मदद की उन्होंने, लड़ाई चल रही थी। आखिर में जो था ये 24 फरवरी को 2022 रशिया ने जो था स्पेशल ऑपरेशन कहा, उसको अटैक नहीं कहा, वार नहीं कहा, स्पेशल ऑपरेशन वो चालू कर दिया डोनबास और लुहांस्क में। पहले तो डोनबास में चालू किया था, बाद में उसको एक्सटेंड किया। तो लड़ाई चल रही है वहाँ, अभी भी चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि इसको निपटा दिया जाए लड़ाई को। मैं झंझट क्या है, रशिया ने बड़ी अच्छे ढंग से हैंडल किया। फरवरी में चालू हुई थी ये कॉन्फ्लिक्ट, और उसने मार्च में एक प्रपोजल दिया यूक्रेन को कि भाई जो रशियन स्पीकिंग इलाका है वो आप हमें दे दो, बल्कि उसको इंडिपेंडेंट कर देते हैं, ऑटोनॉमस। हमें मत दो, ना आपका ना हमारा, वो आज़ाद। बड़ी अच्छी बात थी। ना आपका ना मेरा, वो अपने इंडिपेंडेंट हो जाए, ऑटोनॉमस हो जाए। तो मगर जो ये यूरोपियन कंट्री थे, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप के नाटो कंट्रीज, उनको तो बात पसंद नहीं आई। तो जॉनसन साहब होते थे यूके के प्रेसिडेंट, बाइडेन साहब ने कहा आप जाओ वहाँ से बातचीत निपटाओ। तो उन्होंने उसको जेलेंस्की को कह दिया भाई समझौता नहीं करना, लड़ना है। अब जेलेंस्की जो है उसको ये लगा भाई ये तो सब मेरी बैक पे है, तो लड़ते हैं। तो जॉनसन साहब को भेजा, और जर्मनी इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी है यूरोप में, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यूके की तो नहीं है। वो भी पीछे आ गए क्योंकि उनको भी खुंदक हो रही थी कि जर्मनी को जो था, जो हारा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, दोनों ही दफ़े वो रशिया की वजह से हारा था। जब जर्मनी ने अटैक किया था रशिया को, तो जर्मनी ने सोचा अब ये मौका है पुरानी दुश्मनी का निकाल लो,
ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, ये जुलाई 1914 में चालू हुई थी और नवंबर 1918 में ख़त्म हो गई। यानी समझिए 3.5 साल 4 साल चली थी। उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी एडवांस, और पासपोर्ट सिस्टम उस टाइम ही चालू हुआ था जब ये 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रही थी। तो आदमी आते हैं, उनका जासूस है कौन है, तो उनका पासपोर्ट सिस्टम चालू करो, पता तो चले किस कंट्री का है किस कंट्री का नहीं है। तो जर्मनी की जो हार हुई थी वो रशिया की वजह से आई थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो थी तकरीबन 4 साल चली। ये सितंबर 1939 में चालू हुई थी और 1945 में ख़त्म हो गई अगस्त में। ये 4 साल चली। फर्स्ट वॉर 3.5 साल चली। इसमें जो था वीज़ा सिस्टम चालू हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उससे पहले कोई वीज़ा सिस्टम नहीं था। तो प्यारे दोस्तों, भाई दुश्मनी निकालनी है तो खुद क्यों नहीं लड़ते? लड़ जाओ रशिया से, फिर भेज दो जैसे हिटलर ने भेजी थी फौज। रशियन आर्मी पिछड़ती चली गई, जाड़े में ठंड हो गई भयानक, बर्फ की मारा मार, सिर्फ वो ठंड ने मार दिया, रशिया ने नहीं मारा। सोवियत यूनियन ने जर्मनी को नहीं हराया, वहाँ की ठंड ने जर्मनी को हरा दिया। होते है तो कुदरत की मार है, जीत हार तो कुदरत की है। और आदमी थक गए, पीछे चलते जाओ, और कितने चलो भाई, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चलो, 1000 किलोमीटर चले आओ पीछे, तो वापिस भी तो लौट के आना है। इतनी चले गए आगे, वापिस कैसे लौट के आए? बीबी बच्चों की याद आने लगी फौजियों को, ठीक बात है, कोई लॉजिकल है। मियाँ को बीबी की ज़रूरत है, बीबी को मियाँ की ज़रूरत है, बच्चों को भी चाहिए। तो थक गए आदमी, टायर, लड़ाई खत्म हो गई। यूरोप के बस के नहीं थी सेकंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करना। यूरोप ही है, यूरोप ये तो रशिया सोवियत यूनियन ने ख़त्म किया, और जो पैसिफिक में थी जापान की, वो अमेरिका ने ख़त्म किया। बाद में 2 पार्ट में हुई थी, यूरोपियन और पैसिफिक, जापान, इंडो चाइना, सब पे जापान ने कब्जा कर लिया था। इंडिया के कोहिमा तक पे कब्जा कर लिया था, और ये अंडमान निकोबार पे, सारे बर्मा पे कब्जा कर लिया था। तो खैर बाद में वो भी निमट गई। जब एटम बम फोड़े गए उसके ऊपर 2, हिरोशिमा और नागासाकी पे, बहुत आदमी मरा। तो इससे लड़ाई से किसी का कुछ होता नहीं। अब जॉनसन साहब चले तो गए, जर्मनी ने भी उसको क्या, बाइडेन साहब ने भी उकसाया। बाइडेन साहब का तो उकसाना ठीक है भाई, धंधा है, बिजनेस है, तुम आपस में लड़ोगे तो हथियार तो मैं बेचूंगा ना तुम्हें बना के, बेचूंगा तो मुनाफा कमाऊंगा, मेरे आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अमेरिकन को। तो उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया बाइडेन साहब ने? लड़ो मरो। अब इन्होंने अपने फौज तो भेजी नहीं यूरोपियन नाटो कंट्रीज ने, ना अमेरिका ने भेजी। अमेरिका ने हथियार भेज दिए, यूरोप को बेच दिए और मुनाफा कमाया। यूरोप ने वो दे दिए उधार यूक्रेन को, जब होगा देखा जाएगा, पैसे को तो दे देंगे, नहीं तो जो होगा वो दे देंगे, माइंस वगैरह दे देंगे, खोदो ईंट पत्थर, कमाओ पैसे। तो मगर उससे इकोनॉमिक बहुत बड़ी चीज़ है, अर्थ, पैसा, सारी दुनिया पैसे की है प्यारे, और किस चीज़ की है, और बाकी कोई मायने नहीं है।
अब जो ये लड़ाई हो रही है तो यूरोप को जो है नाटो कंट्रीज को हथियार खरीद के अमेरिका से यूक्रेन को देने पड़ रहे हैं। यूक्रेन की तो इकॉनमी होनी है माशाल्लाह, उनके तो आदमी मर रहे हैं, नाटो कंट्री के आदमी नहीं मर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी मर रही है। अब वो ये समझ लीजिए कि तीसरा साल चल रहा है अब ये यूक्रेन वार को, फरवरी से चालू हुई थी, अब ये अक्टूबर आ गया 2025 का, तो 23, 24, 25 3.5 साल हो गए। और ये फर्स्ट वाला सेकंड वार 4 साल से दी थी, तो ये 6 महीने और चल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं चलने, क्योंकि यूरोप में भी ठंड बड़ी होती है, बर्फ पड़ती है। अब ये 3.5 साल हो गए, 6 महीने और बचे, 4 साल भी हो जाएंगे, मगर इस 3.5 साल में नाटो कंट्रीज की जो यूक्रेन को मिलाना चाहते थे अपने अंदर, नाटो कंट्री बनाना चाहते थे, आधे कंट्री तो वैसे भिखमगे हैं, उनकी कोई इकोनॉमी नाम की चीज़ ही नहीं है। जो इसके ईस्टर्न यूरोप के कंट्री हैं, जो सोवियत यूनियन से आज़ाद हुए थे, बाल्टिक कंट्री वगैरह, उनके पास कुछ है नहीं देने के लिए। तो ये फ्रांस है, मगर फ्रांस वाले कुछ कंजूस हैं, हॉलैंड है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ये देने दिवाने की हालत में है, पर कब तक देंगे? 3.25 साल से तो दे रहे हैं। जॉनसन साहब आग तो लगाई है, समझौता नहीं होने दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, मगर उनके देश की इकोनॉमी तो सफ़र कर रही है। जो वो पैसा दे रहे हैं यूक्रेन को या हथियार दे रहे हैं अमेरिका से परचेज करके, तो अमेरिका की इकोनॉमी तो मज़े आ रहे हैं, वहाँ की इंडस्ट्री, वार इंडस्ट्री फल फूल रही है, मुनाफा कमा रही है। नाटो कंट्री में आर्म्स का तो सप्लायर कि यूएस ही है ना, और कौन है? बाकी तो छोटे मोटे पिद्दी हैं। तो एक तो अमेरिका को तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी फायदा हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी फायदा हुआ, अब ये यूक्रेन की लड़ाई में भी फायदा ही हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, बाकी सबको घाटा हो रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में अभी भी हो रहा है। अब उससे क्या है कि उनकी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो जनता नाराज, चीज़ें महंगी कौन खरीदना चाहता है? फिर जो सस्ती गैस और क्रूड ऑयल होता था, एनर्जी, वो रशिया से मिल रही थी। तो यूरोपियन यूनियन और नाटो जो कंट्री, इनकी इकोनॉमी प्रॉस्पर हो रही, माल सस्ता मिल रहा है, तो क्यों नहीं होगी? अब ठंड का मौसम आ रहा है, फिर आ गया, अभी अक्टूबर जो है ख़त्म होने को आ गया, आज 23 अक्टूबर हो गया, तो ठंड पड़ जाएगी। तुम्हारे घरों को गर्म करने के लिए जो गैस और ऑयल चाहिए वो महंगा हो गया, कि वो उससे तो यूएस ने कह दिया परचेज मत करो, उससे खरीदो मत गैस, क्रूड ऑयल। रशिया से खरीदोगे तो रशिया की इकोनॉमी मजबूत होगी ना, तो उस पर तो लगा रखी सैंक्शंस, पाबंदियाँ, उसका पैसा दबाए बैठे हुए हैं। रशिया की तो बहुत बड़ी नेचुरल रिसोर्सेज एनर्जी की, अनलिमिटेड ऑयल और गैस। अब उससे क्या है कि अमेरिका से लो वो महंगी है, ये गल्फ कंट्री से ले ये भी महंगी है। तो यूरोप की जो है नाटो कंट्रीज की इकोनॉमी अब जो है घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो कह दिया, भाई मेरे पास तो किसी को कुछ देने के लिए है नहीं, आपको जो चाहिए खरीद लो मेरे यहाँ की इंडस्ट्री से और दे दो यूक्रेन को, आपको जिसकी मर्जी है उसको दे दो मत दो, ना दे तो रशिया कब्जा कर देगा।
दें तो अपनी इकोनॉमी डाउन और जनता नाराज, इलेक्शन में इलेक्शन आ जाए तो नहीं, तो बदहाली हो रही है। अब ये ठंड का मौसम आ गया तो घर को गर्म करने के लिए गैस चाहिए, तो वो कह रहे भाई इस साल तो हम लेंगे, अगले साल देखते हैं। अब और इंडिया जो है और चाइना और रशिया का, ये यूरोपीय वाले नहीं ले रहे तो चाइना और इंडिया ले रहे हैं क्रूड ऑयल, और उसको प्रोसेसिंग करके रिफाइनरीज में ऑयल को नाटो कंट्रीज को बेच रहे हैं। इंडिया बेच रहा, चाइना नहीं बेच रहा। तो इंडिया के जो कंपनी है मुनाफा हो रहा है इनको, सस्ता माल लो, प्रोसेसिंग करो और यूरो को महंगी कीमत में बेचो। मुफ्त को में तो देने वाला कोई नहीं है। ये मुकेश अंबानी की दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी इसके पास है जामनगर में, तो रशिया से ला रहा है तेल, और कभी भी ईरान से भी ले आता है चुपचाप, उस पर लगा रखी सेंक्शन। तो झंझट ये है कि अब मामला असली पैसे का है कि इनकी यूरोप की इकोनॉमी जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ख़त्म हो गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ख़त्म हो गई थी। अब यूएस ने मार्शल प्लान लगाया था, उधार दिया था पैसा, मुफ्त कोई नहीं देता। अब ये फिर जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब तो जो है कहा भी जो चाहिए खरीद लो, पैसे दो, और उन्होंने कहा भी हम तुम्हें कब तक देंगे, कभी तुम अपने हथियार खुद बनाओ। तो कहा जो जीडीपी है आपकी हर कंट्री की, उसका 5% जो है वो डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, और अगर जो अपने आप नहीं बना रहा है तो हमसे ले ले, हम दे देंगे आपको, मुफ्त नहीं देंगे। तो 5%, अब 5% खर्चा करें डिफेंस पे, तो जो सोशल सर्विसेज है, हेल्थ है, एजुकेशन है, पेंशन है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? पेंशन नहीं दोगे, मुफ्त इलाज नहीं करोगे बीमार का, इंश्योरेंस नहीं करोगे उसका बीमारियों के लिए, स्कूलों में टीचर्स को तनख्वाह नहीं दोगे तो कैसे चलेगा काम? यार दोस्तों मुश्किल हो गया ना काम। तो अब ये सवाल ये है कि ये लड़ाई कैसे ख़त्म हो। रशिया तो छोड़ेगा नहीं इनको, यूक्रेन को, जो रशियन स्पीकिंग इलाके हैं उसको नहीं छोड़ेगा। वो रोज़ रोज़ थोड़ा लड़ाई की जाती है, एक दफ़ा के निपटा देगा इन्हें, जैसे 2 दफ़े जर्मनी को निपटाया था। अच्छा, जो रशियन स्पीकिंग इलाके हैं ये जलस के साथ दे दे उसको शांतिपूर्वक प्यार मोहब्बत से, काहे की दुश्मनी किसकी लड़ाई। भाषा तो बहुत बड़ी चीज़ है और कोई वजह ही नहीं है लड़ाई की। हैप्पीजार्ड हुआ था उस टाइम, तो 1990 में जो डिसइंटीग्रेट हुआ था, 15 कंट्री बने थे। तो प्यार है दोस्तों, ये प्यार मोहब्बत ही है सब कुछ। डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो चाहते तो है लड़ाई ख़त्म हो जाए, तो इसलिए उनका एक ट्रम्प ये नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, तो मिल जाए, तगमा दे दो सब, किसको क्या फर्क पड़ता है, अच्छी बात है दे दो, कुछ बुराई नहीं है। मगर इसकी जो है अमन शांति तभी आएगी जब यूक्रेन की इस बात के लेकर जो रशियन स्पीकिंग इलाका है। अब मुसीबत एक और भी है कि जो वो रशियन स्पीकिंग इलाका है, लैंग्वेज, सारी इंडस्ट्री उसी साइड में है। ये डोनबास और जो ये लूसक जो रीजन है, इंडस्ट्री सारी वही है, बाकी में तो खेती बाड़ी है। दुनिया का गेहूं अनाज उगाने वाला बिगेस्ट एक्सपोर्टर यूक्रेन, सोयाबीन का एक्सपोर्टर। तो अभी यूक्रेन में भी ठंड चालू हो गई,
यूरोप का हिस्सा है ना, और बाकी यूरोप में भी हो गए। अब जैसे हंगरी वगैरह कंट्री है, वो नाटो के मेंबर तो है, हो गए तो हम तो गैस लेंगे, अपने आदमी को कैसे ठंडा मारना है। तो फिर सब डेमोक्रेसी है ना, इलेक्शन होते हैं, महंगाई बढ़ेगी, फिजिकल इन्फ्लेशन होगा, तो जनता नाराज, क्यों माल महंगा मिलेगा। गैस भी 4-5 गुनी कीमत में मिल रही है गैस और एनर्जी जो है, क्योंकि रशिया में जो सस्ती मिलती थी उस पर सेंक्शन लगा रखी उन्होंने। गैस $60 का जो रेट फिक्स कर दिया उन्होंने, इससे ज़्यादा, इससे कम पे कोई नहीं खरीदेगा। तो इंडियन कंपनी $60 पे परचेज कर रही हैं पर बैरल, उसमें भी मुनाफा कमा रही हैं। तो शांति के सिवाय कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और जो रशियन स्पीकिंग इलाका है, बेशक वो इंडस्ट्रियलाइज है, जो चेकोस्लोवाकिया होता था ना, चेक जो इलाका था उसमें इंडस्ट्री थी, जो स्लोवाक था उसमें खेती बाड़ी थी। जैसे इंडिया में समझिए, जैसे तमिलनाडु है, 43,000 इंडस्ट्री है, उससे बिहार कई चीज़ों में बड़ा है, वहाँ पे 3,500 इंडस्ट्री है। तो 43,500 इंडस्ट्री से रेवेन्यू आ रहा है टैक्स वहाँ की गवर्नमेंट को, तो जनता को सुविधा दे रहे हैं। बिहार के कैसे दें, 3,500 इंडस्ट्री है, नहीं दे सकते। खेती हो रही, चल रही है, काम चल रहा है, गरीबी है, तो पर कैपिटल इनकम जो है तमिलनाडु की बिहार के मुकाबले 3 गुनी 4 गुनी है। वही हाल उत्तर प्रदेश का, हरियाणा, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, सबका बुरा हाल है। तो इसकी यही है कि भाई इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब भी खुश हो जाएंगे, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा, यही बचा बस लड़ाई का झगड़ा यूक्रेन का, निपटवा दे इसे। ये तो जब फरवरी में चाहता मार्च में निपट जाता ये, अगर जो जॉनसन साहब जो इसको ना बहकाते जेलेंस्की को, ये हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ जाओ, लड़ गए, अकल का इस्तेमाल किया नहीं। वो पॉलिटिशियन तो है नहीं, वो जोकर है। मगर इन्होंने भी कोई अक्लमंदी नहीं की, इन्हें ये पता नहीं था कि इतनी लंबी खिंच जाएगी लड़ाई, और इतने लंबे टाइम तक इनको पैसा देना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब आए देगा, वो कहेंगे भैया नगद दो, नगद निवारण है, पैसे दो, हथियार लो, मुफ्त कुछ नहीं मिलता है। वाकई सी बात है। तो मुझे लगता है कि ये अब जो है ये यूक्रेन की भी लड़ाई ख़त्म ही हो जानी चाहिए, क्योंकि यूरोपियन जनता नाराज हो जाएगी, वहाँ की पार्टियाँ इलेक्शन हार जाएंगी, सबकी इंडस्ट्री वहाँ जो है ठप हो रही है। तो घाटे में कब तक ऐसे ही बर्बाद करते रहो पैसे को, मेहनत मशक्क़त करके पैसा कमाए, उसे बर्बाद कर दो लड़ाई में। तो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमी डाउन जा रही है, जो इंडस्ट्रियली एडवांस है उनकी भी घाटे में जा रही है, उनके इंपोर्ट जो है बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट घट रहे हैं। 7-8 कंट्री तो है नाटो के जो मेंबर हैं, जो इकोनॉमिकली साउंड है। प्यारे दोस्तों, ये चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कामयाब हो जाएंगे, और जब ठंड आएगी ना और महंगी एनर्जी परचेज करेंगे, गैस और यूक्रेन को तो चिंता नहीं, यूरोपियन कंट्री दे रहे हैं माल, बाद में देखा जाएगा कि देना है नहीं देना, देना है तो क्या देना है। अभी तो फरवार लेने का है, वन वे ट्रैफिक चल रहा है, और नाटो कंट्रीज दे रहे हैं अपने आदमियों का पेट काट के। महंगाई बढ़ रही है, जनता दुखी है।
तो चलिए देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि यही यूक्रेन की बची अब लड़ाई निपटवा देंगे, जब परेशान हो जाएंगे यूरोप वाले। और जब परेशान हो गए तो सब, ये सच्चाई की जीत है, सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।